वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदर्श और आप ज्वाइन कर चुके हैं ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। दोस्तों, ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही विशेष चीज की, बहुत ही स्पेशल सेशन की। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की, एमसीक्यूज की, और इन सेशंस में लगातार एमपीपीएससी 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए ब्राह्मी एकेडमी पर आपको 1500 प्लस एमसीक्यूज जो है यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि इन एमसीक्यूज के माध्यम से आपको अपनी तैयारी को परखने का भी मौका मिले, साथ ही साथ आपको अपनी तैयारी करने में भी मदद मिले, यानी दोनों लक्ष्य आपके पूरे हों। इनके माध्यम से आपकी तैयारी भी हो और आप तैयारी में किस स्तर पर हैं, आप कहां पर अपने आप को पा रहे हैं, वो भी आपको पता चले। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सिग्निफिकेंट सेशन होने वाला है हमारा, और लगातार हम इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इन क्वेश्चंस के माध्यम से इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज का जो सेशन लेकर आया हूं वो है पॉलिटी का, यानी कि भारत की राजव्यवस्था का। इसमें भारत और मध्य प्रदेश दोनों की पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे और उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। हमारा तरीका यह रहेगा कि हम जब किसी भी प्रश्न को हल करें तो केवल ये नहीं कि उसका उत्तर आपको बता दें, वो तो आप घर में भी कर सकते हैं। जब हम किसी भी प्रश्न को हल करें तो उसके पीछे की सारी चीजों को जानें, कैसे आपको प्रश्न हल करना है, क्या एमसीक्यू को सॉल्व करने की टेक्निक होती है, कैसे चीजों को दिमाग में रखना है, और क्या एक तरीका होता है सही जिससे आप उचित और उपयुक्त उत्तर तक पहुंच पाते हैं। ये सभी चीजों को हम साथ में लेते हुए चलेंगे। अगर हम एमपीपीएससी में आपके पॉलिटी के सिलेबस की बात करें प्रीलिम्स में, तो आप लोग वैसे तो सिलेबस से अवगत हैं ही, पर फिर भी यहां पर मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कुछ ऐसे खंड हैं हमारे सिलेबस में जिससे फॉर श्योर क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। जैसे संविधान सभा, यानी कि संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है जिसमें हम संविधान सभा पढ़ते हैं, इससे तय है कि प्रश्न आएगा ही आएगा। लगभग हर साल एक प्रश्न इसमें रहता ही है। अगर हम संघ वाली बात करें, यूनियन की बात करें, तो यूनियन में राष्ट्रपति से एक प्रश्न छपा रहता है, हर साल एक प्रश्न रहता है। राष्ट्रपति से रहेगा ही रहेगा, संसद से भी प्रश्न पूछा जाता है, पार्लियामेंट से। उसके बाद आपका जो जुडिशरी वाला सेक्शन है जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट है, पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है, सर्वोच्च न्यायालय है, इससे भी प्रश्न रहेगा ही रहेगा एक, है ना। उसके बाद हम आते हैं नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी। ये जो एक लाइन में तीन चीजें लिखी हुई है, इनमें से दो प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न फंडामेंटल राइट का रहता है और एक प्रश्न जो है वो ड्यूटीज या डीपीएसपीज में से रहता है। तो इस तरीके से आप इनको देखते जाएंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ खंड ऐसे हैं जिनसे तो आप ये मान के चलिए कि प्रश्न पेपर में छपा हुआ है। अगर आप आज भी पेपर दे दोगे तो उसमें मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, संविधान सभा, राष्ट्रपति, संसद, संविधान एकाद, संविधान संशोधन, इसके प्रश्न रहते ही रहते हैं। अब हमने जो यहाँ पर प्रश्न डिजाइन किए हैं आपके लिए, ये दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए किए हैं। एक आपके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है, जो पुरानी परीक्षाओं में यानी विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी हमने लिया है और साथ ही साथ उनको आधार बना करके किसी भी टॉपिक से और क्या प्रश्न बन सकते हैं, एक बहुत ही सघन शोध के करके, एक बहुत ही सघन उस पर काम करके हमने ये डिसाइड किया और उसके बाद फिर डिजाइन किए हैं क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए। और लेवल क्वेश्चंस का हम वो लेके चल रहे हैं कि एक लेवल ऊपर जो पूछा जा रहा है वो तो है ही है, लेकिन उससे भी एक लेवल अप लेके चल रहे हैं, क्योंकि हर साल परीक्षा का स्तर बढ़ता है। परीक्षा का जो पैटर्न होता है, जो स्तर होता है, वो हर साल एक एक डिग्री ऊपर होता जाता है। तो अगर आप इस स्तर पर प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, जिस स्तर पर मैं बता रहा हूं या हमारी पूरी टीम आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में बता रही है, तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं बचती कि आप पेपर में, आपने जब आप रियल पेपर देने जाओगे तो आप वहां पर क्वेश्चन ना कर पाओ, इसकी कोई संभावना ही नहीं बचती है। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चंस का लेवल वो लेके चलेंगे। अभी आपको भी समझ में आएगा जब आप अलोंग विथ मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या स्तर लेके चल रहे हैं अपने पेपर के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको अधिकतम एमसीक्यूज जो है इस प्लेटफॉर्म से हम करवाए बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से। तो आप सभी से एक गुजारिश है कि आप
अपने फायदे के लिए इस एग्जाम के मतलब इस प्लेटफॉर्म के साथ एमसीक्यू सीरीज में लगातार जुड़े रहे, कंटिन्यूअसली आपको जुड़े रहना है और आपको डेफिनेटली उसका फायदा दिखेगा, आप खुद ही रियलाइज करोगे कि आपको उसका बेनिफिट हो रहा है। तो शुरू करते हैं, इन सभी सेक्शन से मैंने उठाए हैं एमसीक्यूज, देखते जाते हैं एक एक करके, ठीक है। पहला हमारा सवाल है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? When were the fundamental duties mentioned in the Constitution? ये प्रश्न जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, अर्थात ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है। अगर हम इसकी बात करें, 4 ऑप्शंस इसमें हैं। संविधान निर्माण के समय, 26 जनवरी 1950 को, 42वें संविधान संशोधन से और 41वें संविधान संशोधन से। ऐसा वर्बेटिम यही का यही प्रश्न आया था। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो शुरुआत से हमारे संविधान में नहीं थी। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान यानी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसका मतलब है कि संविधान निर्माण के समय और 26 जनवरी 1950 ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, क्योंकि शुरुआत से ये इसमें शामिल नहीं थी। तो दोनों ही ऑप्शन आपके खत्म हो गए, क्योंकि लागू ही संविधान 26 जनवरी को हुआ और संविधान निर्माण के समय भी नहीं थी। अब 2 ऑप्शन बचे, 42वां और 41वां। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। जो मूल कर्तव्य है ये हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे सन 1976 में, इमरजेंसी के दौर में। जब इमरजेंसी का समय चल रहा था उसी समय एक बहुत ही बड़ा संविधान संशोधन हुआ था 42वां, जिसके माध्यम से यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके थ्रू बहुत सारे सेक्शंस में रद्दोबदल हुई थी, फेरबदल हुआ था, बहुत सारे नए सेक्शंस, बहुत सारे नए आर्टिकल्स जुड़े थे, उसी में यह भी जोड़ा गया था। बाद में उनमें से कई चीजों को खत्म भी कर दिया गया 44 अमेंडमेंट से 1978 में, लेकिन इसको रखा गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन से हमारे संविधान में जोड़े गए, यानी कि आपका जो ऑप्शन सही है वो है सी, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन से। अगली बात इसके बारे में यह है कि ये किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह कमेटी। 1975 में एक समिति बनाई गई थी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। यह स्वर्ण सिंह समिति, क्योंकि इसके अध्यक्ष स्वर्ण सिंह थे, उनकी अध्यक्षता में बनी थी और इन्होंने रिकमेंड किया था, इस समिति ने बेसिकली, इस समिति ने रिकमेंड किया था कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। तो 1975 में यह समिति बनी और 1976 में इस समिति के अनुशंसाओं के आधार पर, रिकमेंडेशंस के बेसिस पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। यह भी कई बार पूछा जाता है कि ये किस देश के संविधान से इंस्पायर्ड है, कहां से सीखा ये हमने। तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये बेसिकली कम्युनिस्ट देशों में, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट जो देश होते हैं, जो साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था पर टिके देश होते हैं, उनके संविधानों में अक्सर ये व्यवस्था देखने को मिलती है मौलिक कर्तव्यों की। तो उस समय यूएसएसआर एक देश था जिसको सोवियत संघ या सोवियत यूनियन बोलते हैं, जो बाद में 91 में टूट भी गया। तो ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थे, क्योंकि सोवियत संघ के संविधान में मौलिक कर्तव्य थे और वहीं से हमने इंस्पायर होकर के इसको अपने संविधान में जोड़ा था। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, यूएसएसआर या सोवियत संघ, जो अब नहीं है, अब ये विखंडित हो गया देश, इससे कई देश बने हैं जो कि उस समय था, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्ट इसके बारे में हमको पता चल गए। अब एमसीक्यूज पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा यही होता है कि आप एक प्रश्न हल नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि मैंने एक प्रश्न हल किया, लेकिन उस एक प्रश्न के माध्यम से आप कई सारी चीजों को सीख लेते हैं, उस पूरे कंसेप्ट को ही सीख लेते हैं बेसिकली। तो इसका एक फायदा आपको ये भी होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा मतलब सी ऑप्शन सही है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़े गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? मतलब जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें कौन कौन लोग वोट डालते हैं, जिसको इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बनता है, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो लोग वोट डालते हैं उनमें कौन लोग शामिल है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के चुनाव में। यह प्रश्न भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पुराने वर्षों में 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। 2023 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में था और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में आता है ये प्रश्न कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है प्रेसिडेंट के, कौन लोग वोट डालते हैं। देखते हैं इसके 4 ऑप्शंस क्या है। ए है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स। फिर बी संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। और चौथा है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं।
ये जो हमारा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बताया गया है, ये है संविधान का अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 के अंदर बताया गया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन लोग वोट डालेंगे। तो ये अनुच्छेद 54 है। अनुच्छेदों से कई बार अनुच्छेद नंबर पूछ लिया जाता है, इसलिए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए। सारे तो मैं नहीं कहूंगा कि हर एक आप घोट लो, वो पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कम से कम वो अनुच्छेद का अंक, अनुच्छेद नंबर और उसमें क्या है ये पता होना चाहिए। ये अनुच्छेद 54 है आपका, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज बताया है। इसमें बताया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्य, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के निर्वाचित सदस्य, जिन लोगों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में या पहले लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को भी किया जाता था, मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का हक नहीं है, केवल इलेक्टेड मेंबर्स को है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के। ठीक है, मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा में आजकल होते हैं 12 और लोकसभा में जैसे एंग्लो इंडियंस होते थे, उनको राइट नहीं है। और उनके साथ साथ राज्य में जितनी भी, मतलब सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यानी जो चुने हुए निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो भी इसमें वोट डालते हैं। विधान परिषदें जिन जिन राज्यों में है वहां के सदस्य इसमें वोट नहीं डालते, विधान परिषद के सदस्य इसमें वोट नहीं डालते, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, विधान परिषद के भी नहीं डालते और इलेक्टेड मेंबर्स ही डालते हैं, नॉमिनेटेड कहीं के भी नहीं डालते। और यहां पर जब हम राज्य विधानसभाओं की बात करते हैं तो इसमें 2 यूटीज की राज्य विधानसभाएं भी शामिल है, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी है, वो भी इसमें शामिल है, उनके भी विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालते हैं। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर, और ये आर्टिकल 54 के हिसाब से है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। अक्सर ये प्रश्न आते हैं कि हमारे संविधान में जो अलग अलग प्रावधान है वो कहां के जगहों से, मतलब क्या उसका सोर्स क्या है, किस सोर्स से इंस्पायर होकर हमने ली है। हमारे संविधान का जब निर्माण चल रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय दुनिया भर में जो संविधान या विधान व्यवस्थाएं थी सबका अध्ययन किया, और उनमें जो अच्छे अच्छे प्रावधान हमको लगे, अच्छे मतलब सूटेबल लगे हमारे लिए, उनको हमने ग्रहण भी किया अपने हिसाब से, थोड़ी फेरबदल करके, जैसी हमारी परिस्थितियां थी वैसे। तो इससे कई बार प्रश्न आते हैं कि ये वाला कहां से लिया गया है, ये कहां से लिया गया है, ये कहां से लिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये वैसा ही प्रश्न है। ये प्रश्न भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया प्रश्न है, 2023 के एग्जाम में ये आया था। क्या पूछा जा रहा है कि जो हमारे यहाँ डीपीएसपी है, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी है वो हमने कहां से इंस्पायर होके लिए हैं। तो आपको याद रखना है कि जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसमें 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, यूएसए यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और आयरलैंड। तो डीपीएसपी जो है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में है हमसे पहले से, और हमने वहीं से इसको प्रेरित होकर के ग्रहण किया है। डीपीएसपी का संबंध आपके संविधान के पार्ट 4 से है, भाग 4, और भाग 4 में जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं आर्टिकल आपके 36 से लेकर के 51 तक के आर्टिकल, 36 से 51। तो जो डीपीएसपी है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में दिए हुए हैं संविधान के, और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद इसमें है, 36 से 51, और ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। डीपीएसपी राज्य को क्या करना चाहिए, क्या प्रयास होना चाहिए जिससे हम उन आदर्शों को हासिल कर सके, उन लक्ष्यों को हासिल कर सके जो हम लेके चले थे, उसके लिए प्रेरित करते हैं। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, प्रगति, उस सब के लिए राज्य को दिशा निर्देश देते हैं, गाइडलाइन बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, या मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। यह प्रश्न भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है, 2022 के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में। कई बार प्रश्न फैक्चुअल आते हैं जिनका सीधा संबंध आपके संविधान से नहीं है, बल्कि संविधान को में बताए गए पदों को धारण करने वाले लोगों से है। स्पीकर्स के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है, लोकसभा अपना विधानसभा स्पीकर हो या लोकसभा स्पीकर हो। ठीक है, कई बार यह भी आ जाता है कि राज्यपाल कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, कौन पहली महिला थी। तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जाने का ट्रेंड रहा है, इसलिए इससे आपको अवगत होना चाहिए। यह प्रश्न भी आया था, पहली महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश में कौन बनी। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए है सरला ग्रेवाल,
बी है नंदिनी सतपथी, सी है आनंदीबेन पटेल और डी है द्रौपदी मुर्मू। अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो चूंकि ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, तथ्यात्मक प्रश्न है, और इसका सही जवाब है ए सरला गरेवाल। सरला गरेवाल जी जो हैं वो 1989 यानी 1989 1990 के समय भारत मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही। 1989 से 1990 का जो ये पीरियड था, 1989 से 1990 तक के पीरियड में ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही और मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। उससे पहले कोई महिला मध्य प्रदेश में राज्यपाल नहीं बनी थी। सरला गरेवाल आईएएस अधिकारी रही थी, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी, बाद में फिर ये राज्यपाल के पद पर आई थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर इन ऑप्शंस में से आनंदीबेन पटेल भी भारत में मध्य प्रदेश में बाद में राज्यपाल बनी है। आप जानते ही हैं पिछले वर्षों में 2018 के बाद जो है आनंदीबेन पटेल 2018 में मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई थी, है ना, तो ये भी मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। लेकिन नंदिनी सतपथी और द्रौपदी मुर्मू ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल नहीं रही हैं। द्रौपदी मुर्मू हालांकि राज्यपाल रही हैं, झारखंड में रही हैं और अभी भारत की राष्ट्रपति भी हैं, और ये भारत की पहली आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति भी है। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें हमने यहाँ पर देख ली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो सही ऑप्शन उसका क्या होगा, सरला गरेवाल। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहां पर विनिर्दिष्ट हैं? Where are the salaries and service conditions of the comptroller and the auditor general of India specified? इसका मतलब यह है कि जो कैग का पद है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग जिसको हम बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी सैलरीज और इसके जो वर्क कंडीशंस वगैरह है वो हमारे संविधान में कहां पर दी गई है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास पहली शेड्यूल, दूसरी शेड्यूल, तीसरी शेड्यूल और चौथी शेड्यूल। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची। यह प्रश्न भी 2022 के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स में आया है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है। देखिए, हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और इन अनुसूचियों में जो दूसरी अनुसूची है उसका संबंध सैलरीज और इमोल्यूमेंट्स के साथ है। उसमें अधिकांश जो संवैधानिक पद पर आसीन लोग हैं उनकी सैलरीज, इमोल्यूमेंट्स वगैरह डिस्कस किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा द्वितीय अनुसूची, भारत का संविधान, सेकंड शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरी अनुसूची में ये दिया हुआ है। इसको याद करने का तरीका मेरा ये है कि एस फॉर सेकंड, एस फॉर सैलरीज, ऐसे आप याद रख सकते हो। एस फॉर सेकंड एंड एस फॉर सैलरीज, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। थर्ड जो अनुसूची है, पहली जो अनुसूची है उसमें भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बताया है कि पहले भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा, कितने भागों में बटा होगा। पहले ये ए बी सी डी करके 4 भाग थे, आजकल स्टेट्स और यूटी 2 भागों में बटा हुआ है। तो पहली अनुसूची जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र को बताती है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स एंड यूटीज कौन कौन से हैं, क्या क्या उनका क्षेत्र है, तो पहली वो बताती है। दूसरी सैलरीज को बताती है, विभिन्न जो संवैधानिक पद हैं उनकी सैलरीज के बारे में बात करती है। तीसरी जो अनुसूची है वो ओथ के बारे में बताती है। ओथ मतलब शपथ जो होती है विविध पदों की, उनकी शपथ का फॉर्मेट देती है। इसको मैं ऐसे याद रखता हूं, टी फॉर थर्ड, टी फॉर टेस्टिमनी। टेस्टिमनी मतलब शपथ, ओथ, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ कुछ तरीकों से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये सेकंड जो शेड्यूल है उसमें कैग की सैलरीज और एमोल्यूमेंट्स वगैरह की चर्चा की गई है। हालांकि एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में यह कहा गया है कि संसद जो है विधि बना करके, लॉ बना करके डिसाइड कर सकेगी कि कैग की सैलरी, वेतन, भत्ते, एमोल्यूमेंट्स क्या होंगे। जब तक संसद ऐसा नहीं करती तब तक उसको वो सैलरी मिलेगी जो सेकेंड शेड्यूल में दी गई है। ठीक है ना, बाद में ये शक्ति किसको दे दी गई है, संसद को। अनुच्छेद किसके तहत, 148 के तहत, 148 आर्टिकल 148 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि वो कैग को कितनी सैलरी मिले, क्या भत्ते मिले, क्या इमोल्यूमेंट्स मिले, इसके लिए लॉ बना दे। जब तक लॉ नहीं बनाती तब तक सेकंड शेड्यूल में जो दिया गया है उतनी सैलरी मिलती है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। कैग की सैलरी भी उसके पद पे रहते हुए कम नहीं की जा सकती ताकि उसको पद की सुरक्षा हासिल हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, सेकंड शेड्यूल, आप देख ही रहे हो। अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्न इसी तरीके से हमको देखते जाना है बेसिकली। संसद के दोनों सदनों की, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? Which of the following is required under Article 108 of the Constitution of India to convene a joint sitting of both the houses of Parliament?
108 हमारे संविधान का अनुच्छेद है। इसमें यह बताया गया है कि संसद की संयुक्त बैठक कैसे, कब, कौन बुला सकता है, सभी प्रावधान इसमें दिए गए हैं। इसके लिए किसकी जरूरत होती है? 4 ऑप्शंस है। राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति की संतुष्टि, राष्ट्रपति का अनुदेश और राष्ट्रपति की सहमति। अगर अंग्रेजी में देखें तो प्रेसिडेंट्स इंटेंशन, प्रेसिडेंट्स सेटिस्फेक्शन, प्रेसिडेंट्स इंस्ट्रक्शन और प्रेसिडेंट्स कॉन्सेंट। बड़ा टेक्निकल वर्ड है, तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल शब्द याद रखना है कि क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में इंटेंशन शब्द का जिक्र है, राष्ट्रपति के इंटेंशन, और इंटेंशन को हिंदी में आशय बोलते हैं। आशय शब्द का जिक्र है कि अगर राष्ट्रपति का ऐसा इंटेंशन हो, राष्ट्रपति का ऐसा आशय हो, तो वो संसद के दोनों सदनों की जॉइंट सेटिंग बुला सकता है, जॉइंट मीटिंग बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है, उसको यह अधिकार है। अनुच्छेद 108 बात करता है संसद के संयुक्त बैठक के बारे में। अगर दोनों सदनों के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी मामले को लेकर, चाहे वो बिल हो, कोई विधेयक हो या कोई भी मसला हो, अगर डेडलॉक आ जाए, गतिरोध आ जाए, असहमति बन जाए, लोकसभा एक चीज चाहती है, राज्यसभा वो नहीं चाहती, इस तरह का जो गतिरोध पैदा हो जाता है किसी भी मसले को लेकर के, वो बिल भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, तो वहां पर राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो जॉइंट सिटिंग बुलाता, जॉइंट मीटिंग बुलाता है 108 के तहत, और फिर उसमें लोकसभा की क्योंकि सदस्य संख्या ज्यादा है तो डेफिनेटली लोकसभा की बात चल जाती है, क्योंकि उसके पास मेंबर्स ज्यादा है, और जब जॉइंट मीटिंग बैठती है तो बहुमत लोकसभा का आ जाता है उस तरीके से। तो इसके लिए राष्ट्रपति का आशय जरूरी है, जिसको अंग्रेजी में इंटेंशन बोलते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में यह शब्द लिखा है, इंटेंशन। राष्ट्रपति का अगर इंटेंशन हो तो वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग बुलाता है, ठीक है ना, और इसमें गतिरोध दूर करने का प्रयास किया जाता है। आमतौर पे ये लोकसभा के पक्ष में जाता है, क्योंकि लोकसभा के पास सदस्य संख्या ज्यादा है। अभी हम इसको और भी अगर देखें तो जब जॉइंट मीटिंग बिठाई जाती है तो इसमें इसका जो पीठासीन अधिकारी होता है, जो इसको एड्रेस मतलब क्या करेंगे, चेयरमैन करता है या इसको चेयर करता है, वो लोकसभा स्पीकर करता है। जब जॉइंट सिटिंग होती है तो उसको पीठासीन अधिकारी के रूप में लोकसभा स्पीकर ही उसको चेयर करता है। ये भी इसके बारे में एक बात आपको याद रखनी है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, प्रेसिडेंट्स इंटेंशन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 108 बहुत बार पूछा जाता है, जॉइंट मीटिंग की बात करता है, याद रखिए। अगला क्या है? अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ था? On which of the following basis was the election of the Constituent Assembly held? इनमें से किसके आधार पर संविधान सभा का गठन या चयन हुआ था? पहला है, ए है समान अधिकार, बी है सार्वजनिक मताधिकार, तीसरा है सीमित मताधिकार और चौथा है वर्गीय मताधिकार। यहां पर सार्वजनिक लिखा हुआ है, बेसिकली सार्वभौमिक होना चाहिए, सार्वभौमिक मताधिकार। इसको आप यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, ठीक है ना। तो इक्वल राइट्स, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, लिमिटेड फ्रेंचाइज और क्लास फ्रेंचाइज, ठीक है ना। तो किसके आधार पे हमारी संविधान सभा का चुनाव या गठन हुआ था, ये आपको याद रखना। चुनाव, बेसिकली चुनाव, इलेक्शन शब्द लिखा हुआ है, तो संविधान सभा का चुनाव किस आधार पे हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन किस बेसिस पे हुआ था? इक्वल राइट्स, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, लिमिटेड फ्रेंचाइज या क्लास फ्रेंचाइज। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे कि हमारी जो संविधान सभा थी उसका चुनाव लिमिटेड फ्रेंचाइज के आधार पे हुआ था। लिमिटेड फ्रेंचाइज यानी सीमित मताधिकार। सभी व्यक्तियों ने या सभी नागरिकों ने, जो एडल्ट है, सभी वयस्क नागरिकों ने इसके चुनाव में वोट नहीं डाला था। इसके चुनाव में कुछ ही खास लोगों ने, जो उस समय प्रांतीय विधायिकाएं वगैरह चल रही थी, उसके जो मेंबर्स थे उन्हीं लोगों ने वोट डाला था। तो इसको लिमिटेड फ्रेंचाइज बोलते हैं। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि सभी नागरिक जो वयस्क हैं वो वोट डाल, जैसे आजकल है भारत में, हर नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है वो वोट डालता है, तो इसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जहां हर नागरिक जो वयस्क है, यानी एक उम्र तय कर दी गई है, उस उम्र को पार कर चुका है या उस उम्र में आ गया है, तो वो वोट डालता है, चाहे उसकी जाति, धर्म कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज बोलते हैं। लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब होता है जहां हर आदमी वोट नहीं डालेगा, कुछ खास ही लोग वोट डालेंगे। तो हमारी जो संविधान सभा बनी थी उसमें लिमिटेड फ्रेंचाइज के आधार पर उसको गठित किया गया था, मतलब कुछ खास लोगों ने ही उसके चुनाव में वोट डाले थे, जो प्रांतीय विधायिकाओं के मेंबर उस समय थे, उस तरह का एक लिमिटेड फ्रेंचाइज था और उन्होंने इसमें वोट डाले थे, ठीक है, हर व्यक्ति ने नहीं। और संविधान सभा पूरी तरह निर्वाचित भी नहीं थी। संविधान सभा में दो तरह के मेंबर्स थे, एक इलेक्टेड मेंबर्स थे और दूसरे थे नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये भी आप लोग जानते हैं, निर्वाचित और मनोनीत या नामांकित बोलते हैं, जिसको दो तरह के सदस्य थे।
जो ब्रिटिश इंडिया के प्रांत थे 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश इंडिया वाला हिस्सा था, उस ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों से इलेक्टेड मेंबर्स आए, और जो रियासतें थी, देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, वहां पर इलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि उन रियासत के जो शासक थे, नवाब, राजा जो भी थे, उन शासकों को अपनी मर्जी से मेंबर्स को भेजना था, चुनाव नहीं हुआ था। तो चुनाव जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स के मामले में ब्रिटिश इंडिया वाले हिस्से में हुआ, और रियासत जो थी, देसी रियासतें जिनमें नवाब, राजा, शासक होते थे, उनको अपनी मर्जी से मेंबर्स को नॉमिनेट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजना था। तो हमारी संविधान सभा पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली नॉमिनेटेड थी, मतलब अंशतः निर्वाचित थी और अंशतः मनोनीत थी। और ये जो इलेक्शन भी हुए थे, ये इलेक्शन में हर आदमी ने वोट नहीं डाला था, लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, कुछ खास ही लोग वोट डालने के अधिकारी थे। और हमारी संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था, ये आप जानते ही हैं, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित हुई थी। तो इस तरह से हमको चीजों को देखते चलना है। अब यहाँ पर आपको 2-3, जब भी आप कोई प्रश्न पढ़ते हैं तो उससे जुड़े हुए सारे कंसेप्ट दिमाग में कौंध जाते हैं, तो रिवीजन हो जाता है आपका। तो ये इसीलिए एमसीक्यूज को सॉल्व करने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि आप केवल वो प्रश्न ही हल नहीं करते, उससे जुड़े विभिन्न कंसेप्ट आपके दिमाग में एक बार ब्रश अप हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में संघ संविधान सभा समिति का अध्यक्ष था? ये यूपीएससी के 2005 के पेपर में आया था। मैंने यहाँ पर सभी एग्जाम्स को, मतलब कुछ कुछ यूपीएससी के भी प्रश्न लिए हैं ताकि हम एक लेवल ऊपर आगे बढ़ के चल सके। एमपी के तो प्रश्न है ही हैं, लेकिन थोड़े से दूसरे एग्जाम्स के प्रश्नों पर भी हमने फोकस रखा है ताकि एक होलिस्टिक तरीके से हम क्वेश्चंस आपके लिए डिजाइन कर सके। तो हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये यूपीएससी के 2005 के प्रीलिम्स में आया हुआ प्रश्न है यूपीएससी में। तो ये आप जानते ही हैं कि हमारी संविधान सभा में जो संघ संविधान समिति बनी थी, जिसको बेसिकली केंद्र की शक्तियों के बारे में बात करनी थी कि केंद्र के पास क्या क्या शक्तियां होंगी यूनियन के पास, उसके बारे में बात करनी थी या उसके बारे में रिकमेंडेशंस देनी थी। उस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर जो होगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने काम करने का तरीका बड़ा जबरदस्त अपनाया था, जिससे कम समय में बढ़िया तरीके से इफिशिएंटली काम हो। संविधान सभा ने अलग अलग इश्यूज कमिटीज बना के अलग अलग कमिटीज को हैंड ओवर कर दिए कि आप केंद्र की शक्तियों पे काम करो, ये वाली कमेटी राज्यों की शक्तियों पे काम करेगी, ये वाली कमेटी मौलिक अधिकारों पे काम करेगी, ये वाली कमेटी इमरजेंसी पे काम करेगी, ये वाली कमेटी सेंटर स्टेट रिलेशंस पे काम करेगी, ये वाली कमेटी प्रारूप बनाएगी। तो इस तरह बांट दिया था काम, ताकि इफिशिएंटली कम समय में बढ़िया काम हो सके। तो जो संघ संविधान समिति थी, यानी जो केंद्र की शक्तियों के बारे में बताएगी कि केंद्र के पास क्या शक्तियां होंगी, उस समिति के अध्यक्ष पंडित जी थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सभी समितियों के नाम, सभी तो आप नहीं याद रखो, लेकिन जो महत्वपूर्ण समितियां हैं, जैसे प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, इन मौलिक अधिकारों पर बनी हुई समिति, इन समितियों के नाम और इनके अध्यक्षों के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, कई बार एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों, संविधान सभा, ये ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न आएगा ही आएगा, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, ऐसे तैयार करना है कि कहीं से भी प्रश्न आए आपको लगाते आना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ज्यूरिसडिक्शन की बात है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जो ज्यूरिसडिक्शन है उसका प्रश्न है। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉल्स अंडर विच ज्यूरिसडिक्शन? ये एमपीपीएससी के 2011 के उसमें आया है, ठीक है ना, 2021 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, 2021 में आया है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास कई सारी अधिकारिता हैं अलग अलग मामलों में, मतलब उसके पास क्या क्या अधिकार है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकारिताएं हैं, जिसमें कई सारी मूल अधिकारिता, सलाहकारी अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जिसको अभिलेख न्यायालय की शक्ति बोलते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की अधिकारिता, ऐसी कई अधिकारिताएं हैं। तो ये जो सेंटर स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट सॉल्व करने की अधिकारिता है वो काय के अंदर आती है, वो क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी अपीलीय अधिकारिता, उसके बाद है सलाहकारी अधिकारिता यानी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, फिर है संवैधानिक क्षेत्राधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन, और फिर है मूल क्षेत्राधिकार यानी कि मूल क्षेत्राधिकार को आप मान सकते हैं जिसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसको कहीं कहीं मौलिक क्षेत्राधिकार भी बोलते हैं।
मूल बोले चाहे मौलिक बोले एक ही बात है। तो इसका सही आंसर है वो है मौलिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार, जिसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की पावर मिलती है आर्टिकल 131 से, अनुच्छेद 131। अनुच्छेद जरूर याद रखिए, अनुच्छेद 131 में संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था उसमें, जो फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अनुच्छेद 131 के तहत, आर्टिकल 131 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शक्तियां दी गई है, जिसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट को मिला है, इसका संबंध अनुच्छेद 131 से। क्या बात करता है ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए, सेंटर स्टेट, दो राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए, स्टेट स्टेट, एक तरफ केंद्र और कुछ राज्य हैं और दूसरी तरफ कई राज्य हैं, ऐसा कोई विवाद हो जाए, वर्सेस वाली बात है, मतलब बेसिकली वर्सेस बोलते हैं इसको ऐसे। तो ऐसे सभी मामलों को निपटारा करने की जो शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसको उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। जहां पर सेंटर स्टेट यानी केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद है ना, केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद है, या फिर दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है, जैसे नदी जल के बंटवारे को लेकर आप देखते ही हो विवाद हो जाता है, कई मामलों में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक तरफ केंद्र और कुछ राज्य हैं और दूसरी तरफ कई सारे राज्य हैं। ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र और दो राज्य एक तरफ हैं और चार राज्य दूसरी तरफ है, इनके बीच में कोई विवाद हो गया, दो पार्टीज हो गई, एक तरफ केंद्र और राज्य, दूसरी तरफ राज्य हो गए। तो ऐसे सभी मामलों के अंतर्गत विवादों को निपटाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है और इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार। और यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट की अनन्य शक्ति है। अनन्य मतलब एक्सक्लूसिव पावर है। हाई कोर्ट्स और दूसरे किसी न्यायाधिकरण के पास ये शक्ति नहीं है, यह शक्ति केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, ओनली। तो उसकी अनन्य शक्ति है। इनमें से कोई भी काम जो मैं आपको यहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पे बता रहा हूं कि स्टेट का विवाद, सेंटर स्टेट का विवाद, ये हाई कोर्ट्स में नहीं सुना जा सकता। हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला भी नहीं दे सकता, सुनवाई भी नहीं कर सकता, ना ही कोई दूसरा न्यायिक अधिकरण कर सकता है, केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, क्योंकि ये मामला ही सेंटर स्टेट की लड़ाई का है या स्टेट की लड़ाई का है। हाई कोर्ट में जाएगा तो हाई कोर्ट तो अपने को ही फेवर करेगा ना, क्योंकि वो स्टेट का होता है, तो इसलिए ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। बाकी तीन ज्यूरिसडिक्शन जो है वो इसमें नहीं आते, उसमें दूसरी शक्तियां हैं। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो यहां पर ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है, इसका संबंध है आर्टिकल 143 के साथ। इसमें राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से किसी विधि या तथ्य के मामले में, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार, क्या उसको एक मतलब बेसिकली छूट है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह दे सकता है। वो आर्टिकल 143 के तहत सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मामला है कि सभी मामलों की अपीलें सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है सभी मामलों में अपीलें सुनता है, उसको अपीलीय क्षेत्राधिकार बोलते हैं। तो ये जो है अलग अलग शक्तियां हैं, क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट के। ये जो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में दिया गया है, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स या स्टेट डिस्प्यूट्स, ये सभी आते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, विच इज एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इससे आपको कितनी बातें पता चल गई। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ये क्वेश्चन अभी पिछले साल ही आया था, 2-3 साल पहले 2021 के प्रीलिम्स में आया था प्रिसाइसली, और इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, कई लोग इसको गलत टिक कर आए थे उस साल। 2021 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, 2021 के प्रीलिम्स में आया है एमपीपीएससी में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको गलत लगाया। क्या प्रश्न है? जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? इन विच मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डिड जवाहरलाल नेहरू पुट फॉर द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन से नंबर की बैठक में रखा गया था? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? कौन से नंबर की मीटिंग थी जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था? पास नहीं हुआ था, पास की बात नहीं कर रहे, रखा गया था। रखा गया था मतलब मूव किया गया था हाउस में, हाउस मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो देखिए, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बट ऑब्वियस पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन, बेसिकली उसमें हम पढ़ते ही हैं उसको, है ना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है आप उसको पढ़ते ही है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, ये आप जानते ही है,
1946 में। 1946 में 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसको प्रेसाइड कर रहे थे बेसिकली। दूसरी बैठक जो हुई वो 11 दिसंबर को हुई। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर को, मतलब एक दिन छोड़ के, 10 को छोड़ के 11 को हुई 1946 में। इस दिन बाबू राजेंद्र प्रसाद को जो है सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। उससे पहले जो 9 दिसंबर को बैठक हुई थी, इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे बुजुर्ग लोगों में से एक थे, उनको अध्यक्ष बना दिया गया था। बाद में 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया फाइनली, और फिर वही रहे अंत तक। तो दूसरी बैठक थी। तीसरी बैठक हुई 13 तारीख को, 13 दिसंबर को, मतलब फिर एक दिन छोड़ के, 13 दिसंबर 1946 को। और इसी 13 दिसंबर के दिन पंडित जी ने, यानी जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया, संविधान सभा के पटल पर यह रखा और इस पर चर्चा की बात की। ठीक है ना? तो 13 तारीख को यह रखा गया था। और क्योंकि 13 दिसंबर को मीटिंग कौन सी थी? तीसरी मीटिंग थी। पहली 9 को हुई, दूसरी 11 को, और तीसरी 13 दिसंबर को। तो क्या ऑप्शन सही होगा आपका? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मतलब थर्ड मीटिंग में रखा गया था। हालांकि ये पास बहुत बाद में 22 जनवरी को हुआ 1947 में। ये पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, और ध्वनि मत से पारित हुआ था, वॉइस वोट से। वोटिंग नहीं हुई, सभी ने टेबल ठोक ठोक के इस पर अपनी सहमति दी। तो ध्वनि मत से पारित हुआ था 22 जनवरी को। लेकिन मूव कब हुआ था? 13 दिसंबर को, और उस दिन तीसरी बैठक थी। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन आएगा थर्ड। तो ऐसा थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि आप तारीख तो याद रखते हैं, पर कौन सी मीटिंग थी ये याद नहीं रखते। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा माइंड भी वहां स्पॉट पे ही अप्लाई करना है। मतलब कई बार क्या होता है, हमको वही घुमा के प्रश्न पूछ लेते हैं। जब घुमा के प्रश्न पूछते हैं तो थोड़ा सा माइंड अप्लाई करो कि भाई पहली 9 को हुई थी, उस दिन क्या हुआ, 11 को दूसरी हुई थी, उस दिन क्या हुआ। तो अपने थोड़े से कॉमन सेंस से आप वैसे भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो साधारण सा प्रश्न है। अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है कौन सा आर्टिकल? यह प्रश्न भी कौन से एग्जाम में आया है? पीएससी के 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, एमपीपीएससी में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 के प्रश्न पत्र में यह क्वेश्चन था। साधारण सा प्रश्न है, बहुत मुश्किल नहीं है। आर्टिकल नंबर इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको कुछ खास खास आर्टिकल नंबर, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, प्रेसिडेंट है, आपका संसद है, कैग है, सुप्रीम कोर्ट है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, संविधान का संशोधन है, ऐसे कुछ खास खास तो याद रखो ही रखो। बहुत मुश्किल वाले अगर आप छोड़ भी देते हो, वैसे तो याद रख सको तो सभी रखो, लेकिन जो खास है उनको जरूर बेटा। और इस तरीके से आपको हमारी शेड्यूल्स भी सब याद रखना है, पार्ट्स भी याद रखना है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण और साधारण सा प्रश्न है। अनटचेबिलिटी को कौन सा हमारा आर्टिकल एबॉलिश करता है? उसको अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, छुआछूत को खत्म करता है। इसके लिए संविधान में आर्टिकल 17 है, आप जानते हैं, अनुच्छेद 17, जो छुआछूत को या उसके किसी भी तरह के आचरण को अपराध घोषित करता है, उसको समाप्त करता है, एबॉलिश करता है, आर्टिकल 17। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के खंड में पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में आता है, राइट टू इक्वालिटी। और इस राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही अनुच्छेद 17 भी बीच में आता है। राइट टू इक्वालिटी का संबंध, यानी समता के अधिकार का संबंध मौलिक अधिकारों से है, और वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, 14, 15, 16, 17, 18, और उसी बीच में ये भी आता है। तो ये समानता के अधिकार के खंड में अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। ये छुआछूत को खत्म करता है, और किसी भी रूप में अगर व्यक्ति अस्पृश्यता का पालन करता है अपने जीवन में, या किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करता है, तो वो अपराध घोषित करता है। और विधि बनाने की शक्ति दी गई है, दंड देने की शक्ति दी गई है इसके अंतर्गत संसद को, कि संसद कानून बना करके दंड निर्धारण करे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो छुआछूत की प्रैक्टिस कर रहा है किसी भी तरह से। ठीक है, इसके बदले में बहुत सारे कानून भी हमारे देश में बने हैं। सबसे पहले अनटचेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट बना था नेहरू जी के समय। उसके बाद मिसेस गांधी के दौर में जो है सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बना, जिसको सिविल अधिकार या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बोलते हैं। फिर राजीव गांधी के दौर में ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट बना। तो ऐसे बहुत सारे अधिनियम भी हमारी संसद ने बनाए हैं। अनटचेबिलिटी एक्ट नेहरू जी के समय बना था, और उसको रीनेम किया गया था इंदिरा जी के समय, जिसको हम सिविल अधिकार या सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। बाद में राजीव गांधी के समय 1989 में, 1989 में, जिसको 89 भी बोल दो, 90 बोल दो, जो भी बोल दो, 1989 में एट्रोसिटीज एक्ट बना, ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अत्याचार, जिसको आजकल हम लोग बोलचाल की भाषा में ST/ST
SC/ST एक्ट बोलते हैं। वो बेसिकली 1989 में बना हुआ एट्रोसिटीज एक्ट भी बोल देते हैं। उसका पूरा नाम है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो ये सब इसी आधार पे बने हुए हैं, इनका भी आपको नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो सही उत्तर होगा आर्टिकल 17। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जज और जजेस कैन बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? पहला है एडहोक जजेस, जिसको तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं, और दूसरा है एडिशनल जजेस, जिनको हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त न्यायाधीश। ठीक है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में ही आया था 2020 में। ये जुडिशरी से पूछा हुआ प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाला जो चैप्टर है उससे पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये कह रहा है बेसिकली प्रश्न में ये पूछा गया है कि एडहोक और एडिशनल, ये दो तरह के जो जजेस की बात हमारे संविधान में की गई है, इनमें से कौन से जजेस को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाता है? ये प्रश्न इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो चार ऑप्शंस है कि ए और बी एक सत्य है किंतु दो असत्य है, एक असत्य है दो सत्य है, एक और दोनों सत्य है, और एक और दोनों असत्य है। मतलब किसको किसको अपॉइंट किया जा सकता है, ये प्रश्न है बेसिकली, ये क्वेश्चन है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है इसमें जो है, जो एडहॉक जजेस है इनकी तो नियुक्ति हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, एडिशनल जजेस जो है वो हाई कोर्ट में नियुक्त होते हैं। मतलब मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं यहां पर, वैसे आप इसको जुडिशरी में और देखेंगे। एडहॉक जजेस जो होते हैं ना, एडहॉक जजेस का कंसेप्ट ये है तदर्थ न्यायाधीशों का कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कमी लग रही हो सुप्रीम कोर्ट को, कि भाई हमारे पास बहुत सारे केस आ गए हैं और जजेस बहुत कम पड़ रहे हैं, इमरजेंसी है, कुछ ऐसी स्थिति आ जाए और उसको लगे कि यार अभी हम लोग के पास जजेस कम है और बर्डन बहुत ज्यादा है और नए जज अपॉइंट होने में समय लगेगा, जब नए जज फॉर्मली आएंगे तब तक, तो वो ऐसे मामले में कुछ एडहॉक जजेस को अपने यहाँ नियुक्त कर सकते हैं। और ये एडहॉक जजेस हाई कोर्ट से बुलाए जाते हैं ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाता है हाई कोर्ट के जजेस को एडहॉक बेसिस पे। एडहॉक मतलब टेम्पररी बेसिस पे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन जाते। काम ज्यादा हो, बर्डन ज्यादा हो, या कोई भी तरह की ऐसी समस्या हो जहां पर सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि हमारे यहाँ संख्या कम लग रही है न्यायाधीशों की, हमें कुछ और न्यायाधीश चाहिए जल्दी काम निपटाने के लिए या किसी भी तरीके से, तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो हाई कोर्ट से ऐसे जजेस को टेम्पररी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट बुला लेता है, उनको एडहॉक जज बोलते हैं, क्योंकि एडहॉक बेसिस पे बुलाए जा रहे हैं। जो जज एडहॉक जज बन के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हाई कोर्ट से, वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं अपॉइंट हो जाएंगे, वो टेम्पररी बुलाए गए हैं, ऐसा है। ठीक है ना, तो एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है फॉर टेम्पररी बेसिस ऑन इन सुप्रीम कोर्ट। और ये जो एडिशनल जजेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं होते, ये हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं। एडिशनल जजेस का अपॉइंटमेंट उच्च न्यायालयों में होता है ऐसा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आएगा आपका ए, एक सत्य है और दो असत्य है, ए जो है आपका सही है। वन इज ट्रू यानी एडहॉक जज इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल, एडिशनल जज इज फॉल, बिकॉज एडिशनल जजेस जो है वो हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं, नॉट इन सुप्रीम कोर्ट। तो क्या हो जाएगा, ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, एक सही है और दो गलत है ऐसे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स को कब समाप्त किया गया? व्हेन वर द प्रिविलेजेस एंड प्रीवी पर्सेस ऑफ द रूलर्स ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एबॉलिश्ड? मतलब प्रीवी पर्सों को कब खत्म किया गया था, प्रिविलेजेस को। हमारे देश में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें जो है वो भारत संघ के साथ मिलना नहीं चाह रही थी कुछ उनमें से, या थोड़ी मतलब दे हैड सम इनहिबिशंस, उनको कुछ ऐसी चिंताएं थी कि हमारा क्या होगा, आज़ाद भारत में हमारे को अधिकार नहीं मिलेंगे, हमारा राजपाट चला जाएगा, इस तरीके की दुश्चिंताएं उनको थी। तो उनको संघ में मिलाने के लिए, उनको मतलब भारत संघ के साथ जोड़ने के लिए उनके क्षेत्र को, उन्हें उस समय कुछ थोड़े बहुत अधिकार दे दिए गए थे कि भाई आपको कुछ अधिकार मिलेंगे, आपको हेड ऑफ स्टेट का पद दिया जाएगा, आप राजा साहब कहलाएंगे और आपको सरकार की तरफ से बहुत सारा पैसा मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, पेंशन मिलेगी। तो ये तमाम चीजें उनको दी गई थी, जिसको प्रिविलेजेस एंड प्रीवी पर्स बोलते हैं। बाद में जब हमारा देश बन गया, थोड़ा समय गुजर गया, तो फिर सरकार को लगा कि अब इनको ये सब देने की जरूरत नहीं है, इनको निपटा दिया जाए। तो इनको निपटाने के लिए जो प्रीवी पर्सेस एबॉलिश करने के लिए जो
संविधान में संशोधन किया गया मिसेस गांधी के दौर में, इंदिरा गांधी की सरकार में 1971 में किया गया था, और उससे प्रीवी पर्सेस को खत्म कर दिया गया। जो पेंशन वगैरह राजा महाराजाओं को, नवाबों को मिलती थी, जो पुराने राजा महाराजा नवाब थे जिनकी रियासतों को भारत संघ में मिलाया गया था, उनके प्रीवी पर्सेस को इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करके समाप्त कर दिया। वो संविधान संशोधन जो था वो 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जो कि 1971 में हुआ था। 26वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971। 26वें संविधान संशोधन यानी 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के माध्यम से प्रीवी पर्सेस को खत्म कर दिया गया। राजा महाराजा को मिलने वाले पेंशन, भत्ते, सुविधाएं खत्म हो गई। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी 2020 के प्रीलिम्स में आया है। 2020 के प्रीलिम्स में एमपीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। एमपीपीएससी के 2020 के प्रीलिम्स में ये प्रश्न आया है। इसमें कुछ राजाओं को बहुत ज्यादा पैसा मिलता था, कुछ को थोड़ा कम मिलता था। जिसकी जितनी बड़ी रियासत थी उस हिसाब से उनको मिले हुए थे प्रीवी पर्सेस। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार, अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में आया था। By which amendment of the Indian Constitution was the right to property removed from the list of fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स की सूची में से राइट टू प्रॉपर्टी को कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया था? ये जो प्रश्न है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स परीक्षा में 2019 में पूछा गया है। तो जैसे कि आप लोग जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तब आप ये पढ़ते ही हैं कि पहले संपत्ति का अधिकार जो है वो भी मौलिक अधिकार हुआ करता था। इट यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट when our constitution was commenced। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो इसको एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया था। हमारे संविधान में अनुच्छेद था, अनुच्छेद 19(1)(f), 19(1)(f), 19(1)(f) में संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार था। अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो मौलिक अधिकार ये था। बाद में इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। तो ये आप याद रखिएगा। इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है। 4 ऑप्शन आपको दिए, 43वां, 41वां, 42वां, 44वां। कंफ्यूज करने के लिए एक जैसे ही ऑप्शन दे दिए, मतलब मिलते जुलते। ये नहीं कि एक 7वां दिया, एक 72वां दे दिया, एक 82वां दे दिया, ऐसा नहीं, एकदम लाइन से 41, 42, 43, 44, ताकि बंदा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ट्रैप में फंसना नहीं है। 44वां संविधान संशोधन 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की सूची से हटा दिया गया मोरारजी भाई की सरकार के द्वारा। इससे पहले बहुत टसल इसमें हो चुका था। गोलकनाथ और शंकरी प्रसाद और केशवानंद भारती और इतने मामले हुए थे कि इसको कहा कि इसको हटाओ यार, इसमें से खत्म करो, तो ये हटा दिया गया। अभी जो इसका स्टेटस है ये एक संवैधानिक अधिकार तो है, हमारे संविधान में ही ये अधिकार तो है आर्टिकल 300A में, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार है लेकिन अब ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300A में है। और ये संविधान में तो, लेकिन भाग 3 में नहीं है, मौलिक अधिकारों में नहीं है। आगे बढ़ते। अब 300A में भी इसको इसी के द्वारा जोड़ा गया, मतलब जिस संविधान संशोधन से इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया उसी संविधान संशोधन से इसको काय में जोड़ दिया गया? 300A में। वहां से उठाया, यहां रख दिया, सेम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? What was the name of the committee that recommended granting constitutional recognition or status to पंचायती राज institutions? पंचायती राज संस्थाओं के बारे में संविधान में ही प्रावधान किए जाए, संविधान के तहत ही उनको कुछ अधिकार दिए जाएं, उनके गठन के प्रावधान किए जाएं, ऐसी व्यवस्था हो, ये किसने कहा था? कौन सी समिति ने ये रिकमेंड किया था? 4 ऑप्शन है। अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति, लक्ष्मण सिंघवी, एलएम सिंघवी जिनको बोलते हैं, एलएम सिंघवी समिति और जीवी के राव समिति। चारों में से किसने ये कहा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के मामले में संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, संविधान के अंदर ही इससे संबंधित प्रावधानों को रखा जाना चाहिए ताकि अच्छे से उनको सुरक्षा मिल सके, पंचायती राज संस्थाएं बढ़िया तरीके से गठित हो, उनको बहुत सारे अधिकार मिले एंड एवरीथिंग। इसके बारे में एलएम सिंघवी समिति ने कहा था। इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी समिति राजीव की सरकार के द्वारा, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा गठित की गई थी 1986 में, और उसने ये कहा था
कि पंचायती राजों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। पंचायती राज मतलब पंचायतों को, ग्राम पंचायत वगैरह को। तो याद रखिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी। और एलएम सिंघवी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बहुत रिनोव्ड ज्यूरिस्ट माने जाते हैं भारत के ये। इनके पुत्र अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो अभी भी कांग्रेस में नेता हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। तो ये जो लक्ष्मीमल सिंघवी साहब हैं, इन्होंने इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने रिकमेंड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा पंचायतों को मिलना चाहिए। 1986 में ये समिति राजीव गांधी की सरकार द्वारा बनाई गई थी। राजीव तो खैर फिर बाद में वो इलेक्शन हार गए और उनकी फिर हत्या भी कर दी गई। अगले इलेक्शंस में वो मतलब आ नहीं पाए क्योंकि उनकी हत्या हो गई थी। बाद में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी 1991 में, तो उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया। इस उद्देश्य से हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के मामले में और 74वां संशोधन हुआ अर्बन लोकल बॉडीज के मामले में। इससे कई सारे आर्टिकल्स जोड़े गए और साथ ही साथ 2 अनुसूचियां भी जुड़ी, 11th और 12th। 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जुड़ी। ये आप पंचायती राज में पढ़ते हैं। तो राजीव गांधी के बाद जो पीवी नरसिम्हा राव, बीच में वीपी सिंह की भी सरकार आई थी, बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया भी पंचायतों को, 73वां संविधान संशोधन करके और 74वें के थ्रू अर्बन लोकल बॉडीज को। और उस लिहाज से 293 आप आर्टिकल जानती है, 293 के बाद ए बी करके बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए। 11th शेड्यूल जोड़ी गई पंचायतों के लिए, 12th शेड्यूल जोड़ी गई अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। तो वो सब इसमें हुआ है। तो ये याद रखिए एलएम सिंघवी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ये प्रश्न एमपीपीएससी के 2019 के एग्जाम में आया था, 2019 में। और इससे अंदाजा लगा, रियलाइज हुआ एस्पिरेंट्स को कि हमें कितना डीप में पढ़ना चाहिए। अभी तक बच्चे क्या करते थे, केवल प्रारूप समिति के मामले में बाबा साहब का नाम याद कर लेते थे कि भाई बाबा साहब इसके, यानी भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे, याद कर लिया, बात खत्म हो गई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, बस, और नहीं याद करते थे। लेकिन पहली बार यह सवाल इतनी गहराई में पूछा गया और इससे अंदाजा लगा कि सभी सदस्यों का नाम पता होना चाहिए बेसिकली, कि कौन कौन लोग उसमें थे, ऐसा। तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था, उसका मसौदा तैयार करना था, मसविदा भी बोलते हैं जिसको, मसौदा तैयार करना था, ड्राफ्ट तैयार करना था। उस कमेटी में कौन कौन मेंबर था और कौन कौन नहीं था, इनमें से कौन नहीं थे, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है: गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी, बी.आर. अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बी.आर. अंबेडकर तो इसमें थे ही, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि बी.आर. अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और जो अध्यक्ष है वो इनएविटेबली सदस्य तो होगा ही। तो कम से कम सी तो इसका आंसर नहीं हो सकता। एलिमिनेट करो भैया, इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, मतलब कौन नहीं थे, तो बी.आर. अंबेडकर तो थे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता आपका, क्योंकि बी.आर. अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद एक गोपाल स्वामी अयंगर और अलादी कृष्णा स्वामी। मैंने इसको इस तरह से याद करवाता हूं बच्चों को कि इसमें कई सारे मेंबर्स थे। इनमें से 4-5 मेंबर्स ऐसे हैं जिनके नाम में भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई चीजें आती है। जैसे गोपाल स्वामी अयंगर, इसमें गोपाल आ रहा है, और अलादी कृष्णा स्वामी, इसमें कृष्ण आ रहा है। और भीमराव अंबेडकर में भी भीम का नाम आता है, जो कि बेसिकली महाभारत से संबंधित ही है, कम से कम पांडवों से, है ना। तो इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स में कृष्ण से जुड़े नाम बहुत आते हैं। तो अलादी गोपाल स्वामी अयंगर भी इसके मेंबर थे, अलादी कृष्णा स्वामी भी इसके मेंबर थे, और भीमराव अंबेडकर भी इसके मेंबर थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद इसके मेंबर नहीं थे। तो सही उत्तर क्या आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वो संविधान सभा के अध्यक्ष वही थे परमानेंटली, बट ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अलावा ये तीनों थे, गोपाल कृष्ण, दोनों नाम याद रखिए, कृष्ण के नाम ही ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी बोला जाता है, उसमें प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में सजाइए। ये सारे शब्द जो यहाँ दिए हुए हैं ये हमारी संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक और प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, 5 शब्द लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन, जो शब्द दिए गए हैं, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द करेक्ट ऑर्डर। सही सीक्वेंस में पहले से बाद में जमा देना है प्रस्तावना में। इसलिए प्रस्तावना ऐसे रट लेना है आपको जैसे आप कोई गाना या कविता रटते हो।
हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ऐसे पूरा रटा हुआ होना चाहिए। अंग्रेजी में रटना चाहो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, इस तरह से याद होना चाहिए, तो ताकि आपको सीक्वेंस पता चले, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस का ही सवाल है कि जो हमारी प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसमें शब्द तो ये सभी लिखे हैं, लेकिन उनका सीक्वेंस क्या है पहले से बाद में, ठीक है। तो इसमें जो सही सीक्वेंस है बेसिकली, इसमें देखिए बहुत आसान है ये प्रश्न। बहुत आसान इसलिए है क्योंकि इसमें आपको केवल ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले लिखा हुआ है प्रभुत्व संपन्न, जिसको संप्रभु भी बोल देते हैं, और प्रभुत्व संपन्न भी अंग्रेजी में सोवेरियन बोलते हैं, अंग्रेजी में सोवेरियन बोलते हैं, हिंदी में प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रभुत्व संपन्न लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या आएगा, पांचवा आएगा। अब देखो ये कितना आसान है, इन चार ऑप्शंस में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके पहले पे पांचवा है। इसका मतलब है आपको कुछ सोचना ही नहीं है बाद वालों के बारे में, आप आंख मीच के ऑप्शन बी को करेक्ट मार दो, आपका काम हो जाएगा। बाद वालों को जाने दो चूल्हे में, अपने को नहीं सोचना उनके बारे में, क्योंकि ऑप्शन ही इतने आसान है आपके पास। पहला शब्द प्रभुत्व संपन्न, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवेरियन। तो सोवेरियन जो है 5वें नंबर पे है, और चारों ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहला सोवेरियन है, 5वां है, वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। बाकी सब में यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, मतलब ये तो कोई हो ही नहीं सकते। तो पहला क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 5वां पहले नंबर पे दिया है, यानी प्रभुत्व संपन्न फर्स्ट नंबर पे दिया है। पर फिर भी हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं। प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी लिखा है, उसके बाद लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, जिसको अंग्रेजी में सेक्युलर बोलते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है आपका लोकतंत्रात्मक, और लास्ट में लिखा है गणराज्य। ये सीक्वेंस है ना। मैं एक बार यहाँ पर आपको लिख देता हूं, अंग्रेजी में लिख देता हूं, है ना। सबसे पहले इसमें लिखा है सोवेरियन, सोवेरियन के बाद है सोशलिस्ट, उसके बाद है सेक्युलर, उसके बाद है डेमोक्रेटिक, और फिर है रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक और फिर है रिपब्लिक, ये सीक्वेंस है। सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सही सीक्वेंस है। अब इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर ये जो दो शब्द हैं ये बाद में जुड़े, शुरू में नहीं थे। इनको संविधान लागू होने के समय इनको शामिल प्रस्तावना में नहीं किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 जो इमरजेंसी के दौर में हुआ था, उसी संविधान संशोधन से ये दोनों शब्द प्रस्तावना में ऐड कर दिए गए। इसके साथ एक और शब्द जुड़ा, अखंडता, जो नीचे आता है बाद में, इंटेग्रिटी जिसको बोलते हैं। तो 3 शब्द जुड़े, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये सोशलिस्ट सेक्युलर एक साथ है, इंटेग्रिटी बाद में, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी वहां आता है नीचे, ठीक है ना। तो 42nd अमेंडमेंट से ये जुड़े थे। एनीवे ये आपको याद रखना है, इस तरह का भी प्रश्न आता है घुमा फिरा के। तो यहां पर हमने कौन सी मेथड यूज की, एलिमिनेशन की मेथड। एक आंसर से ही हमको मिल गया, एक ऑप्शन से ही आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, लेकिन हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा 3 आपको स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन से स्टेटमेंट सही है, इफ मोर देन 1 आर करेक्ट बेसिकली। तो क्या बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द लोकसभा स्पीकर। तीनों ही कथनों का संबंध किसके साथ है, लोकसभा के स्पीकर के साथ है। तीनों कथन लोकसभा स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं, बताना है कौन सा या कौन से सही है। क्या बोल रहा है पहला कथन, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आयोजित संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था, ये क्वेश्चन पहले भी हमने सॉल्व किया था, मतलब इससे रिलेटेड, एग्जैक्ट ये नहीं पर इससे रिलेटेड जो प्रश्न था मैंने उसमें आपको बता ही दिया था। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आयोजित या बुलाई गई संयुक्त की मतलब संसद की संयुक्त बैठक को अध्यक्षता यही करता है। प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट convened by the president under article 108, presides over the joint sitting of the parliament, जो प्रेसिडेंट बुलाता है 108 के तहत। ये कथन सही है, मैंने आपको बताया ही है कि जब जॉइंट मीटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर ही करता है। ये बात एकदम 100% सही है, तो ये कथन सही हो गया, ठीक है। अब आप देखो, यहीं से आप एलिमिनेशन सीखो, नीचे उतरो। नीचे उतरो का मतलब यहां पर आओ, इसमें ऐसे ऑप्शंस को हटा ही दो जिसमें एक नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो सही है ही।
अब ऐसे ऑप्शन जिनमें एक आ ही नहीं रहा वो तो गलत ही होंगे आपके, तो आपका पहला उत्तर नहीं, ए उत्तर नहीं हो सकता और डी भी उत्तर नहीं हो सकता। ए और डी दोनों आपके उत्तर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनमें पहला कथन दिया ही नहीं हुआ, जबकि पहला सही है और ये दोनों बोल रहे हैं कि पहला सही नहीं है, मतलब दोनों एलिमिनेट हो गए। केबीसी में जो 50-50 होता है वो आपने यूज कर लिया, यहां पर आपका 50-50 यूज हो गया। अब आपके सही होने के चांसेस 50% आ गए। पहले क्या थे? 25% थे। 4 में से एक चुनते तो सही होने के चांसेस 25%। अब 2 खत्म हो गए तो आपके सही होने के चांसेस क्या है? 50%। अब तो आपको नहीं भी पता हो तो आपको मार देना है इसको, क्योंकि इतनी रिस्क तो आपको बेटा लेनी ही पड़ेगी। नहीं भी पता है तो इस स्तर पर आपको रिस्क लेना पड़ेगी कि 2 भी एलिमिनेट हो गए तो फिर मार दो आंसर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्पीकर को अपने पद ग्रहण करने पर शपथ या पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। द स्पीकर इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ और अफर्मेशन अपॉन अज्यूमिंग हिज ऑफिस। ठीक है, मतलब स्पीकर जब स्पीकर नियुक्त होता है तो उसको अलग से शपथ नहीं लेनी पड़ती। बात सही है। स्पीकर जो होता है वो केवल लोकसभा के मेंबर के रूप में ही शपथ लेता है, अलग से स्पीकर के रूप में उसको शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये वाला जो है सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये जो ऑप्शन है ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद अध्यक्ष वोटों की समानता के मामले में एक निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करता है। ये वाला जो ऑप्शन है ना ये गलत है। ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि जब मान लो कि दोनों में वोट बराबर डलते हैं, अगर किसी मामले में बराबर वोट डल जाते हैं, जैसे मान लो कि कोई वोटिंग हुई लोकसभा में और उसके पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट डल गए, तो फिर वहां पर जो डिसाइडिंग वोट होता है वो ये स्पीकर डालता है। स्पीकर को वहां पर डिसाइडिंग वोट डालना पड़ता है, जिसको निर्णायक मत बोलते हैं। तो अध्यक्ष वोटों की समानता के मामले में एक निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करता। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो करता है, उसका प्रयोग वो करता है। तो ठीक है, तो यहां पर सही ऑप्शंस कौन से हो गए हमारे? 1 और 2 जो है वो सही ऑप्शंस हो गए। तो आपको क्या बताना है? इनमें से कौन से कथन सही है? तो 1 और 2 जो है इसके मामले में सही है, तीसरा जो है वो गलत है। तो यहां पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस में यहां पर 1 और 3 दिया हुआ है, बेसिकली ये 1 और 2 होगा, जो गलती से यहां पे 1 और 3 आ गया था मिसप्रिंट के हिसाब से। तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन 1 और 2 यानी कि जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। मतलब यहां पर 1 और 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा बेसिकली। आगे बात समझ में? तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। मतलब वहां पर वो 1 और 2 आप कर लो, बी ऑप्शन जो है वहां पर 1 और 2 है और उसमें 1 और 2 सही है, तीसरा आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत बार ये पेपर में आया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, लोकसभा, संसद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और डी भारत का राष्ट्रपति। तो ये जो हमारे संविधान में ये जो प्रावधान दिया गया है ये है अनुच्छेद 75 के अंदर, आर्टिकल 75 के अंदर। तो अनुच्छेद याद रखिए, अनुच्छेद 75 में ये बात कही गई है। क्या कहा गया है? कि जो मंत्रिपरिषद है उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा की तरफ। तो इसका सही उत्तर आएगा ए, लोकसभा। आर्टिकल नंबर क्या है? 75, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 का जो क्लॉज नंबर 3 है, आप क्लॉज नहीं भी याद रखोगे, केवल अनुच्छेद 75 याद रखो। अनुच्छेद 75 ये घोषित करता है संविधान में कि जो हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वही बात यहां पूछी गई है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के प्रति भी नहीं होती, लोकसभा राज्यसभा दोनों, ये तो कोई बात ही नहीं, और राष्ट्रपति के लिए भी नहीं। अनुच्छेद 75 में ये घोषणा की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, और ये इसी से हमारा सिस्टम घोषित होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारा सिस्टम कैसा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ही होता है जहां पर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, कम से कम, है ना। तो ये जो है हमारा सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये घोषणा इसी से होती है। संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली का मतलब ही होता है जहां पर मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व लोकसभा या संसद का किसी भी सदन हो सकता है, हमारे मामले में लोकसभा है, भारत के मामले में लोकसभा है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत है, सीधी सी बात है।
सरकार, मंत्रिपरिषद मतलब सरकार, सरकार तब कब तक अस्तित्व में रहेगी? जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत है। जिस समय वो लोकसभा का बहुमत खो देती है, सरकार गिर जाती है, मंत्रिपरिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो मंत्रिपरिषद या सरकार तभी तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसके पास लोकसभा का विश्वास है, और लोकसभा के विश्वास का मतलब है बहुमत हासिल है। लोकसभा के विश्वास का मतलब होता है साधारण बहुमत हासिल है। अगर उसके पास लोकसभा में बहुमत है तो वो बनी हुई है अपने अस्तित्व में। जिस समय वो लोकसभा का बहुमत खो देगी तब तो गिर जाएगी, इसका मतलब ये होता है। और इसी से पार्लियामेंट्री सिस्टम बनता है हमारा। आगे बढ़ते हैं, और अनुच्छेद 75 में ये प्रावधान है। अगला प्रश्न क्या है? 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? यह संविधान सभा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, संविधान सभा और संविधान के निर्माण से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का प्रश्न है। संविधान सभा जब हम पढ़ते हैं तो केवल संविधान सभा से ही हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। संविधान सभा के पहले भी संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बहुत पहले से हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जो हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उसी समय हमने तो संविधान बनाने के लिए मांग शुरू कर दी थी। नेहरू रिपोर्ट आप लोग पढ़ते हो, पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में लेके आए थे। उसके बाद भी लगातार मांग चली कि हमको हमारा संविधान बनाने का मौका या अधिकार मिलना चाहिए। तो ये संविधान बनने का जो इतिहास है, कब से उसकी मांग चल रही थी, उससे जुड़ा प्रश्न है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले 1938 में, मतलब उससे पहले 1928 वगैरह में भी नेहरू रिपोर्ट आ गई थी पंडित मोतीलाल नेहरू की, लेकिन 1938 में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पे, यानी एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, जो मैं आपको बता चुका हूं एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, उसके बेसिस पे संविधान सभा के गठन की मांग की थी। यह कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए जो भारत के लिए संविधान बनाएगी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कैसे होगा? चुनाव से होगा, जिसमें वयस्क नागरिक जो है वो वोट डालेंगे। भारत के वयस्क नागरिक नागरिक तो तब क्या थे? जो भारतीय थे। भारतीय वोट डालेंगे और उसके आधार पर संविधान सभा बनेगी और वो फिर भारत के लिए संविधान बनाएगी। ये 1938 में किसने कहा था सबसे पहले, या किसने इसकी मांग की थी? ये मांग 1938 में पंडित नेहरू ने की थी। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 4 ऑप्शन है: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1938 में ये मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, तो सही ऑप्शन है आपका बी, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स प्रश्न है, इसमें कथन और कारण वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिसमें स्टेटमेंट और रीजन दिया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इसको। ये स्टेटमेंट और रीजन वाला प्रश्न है, जहां पर एक स्टेटमेंट दिया है और पूछा गया है कि ये जो कारण है वो स्टेटमेंट का कारण है या नहीं, दोनों सही है, दोनों गलत है, ऐसे प्रश्न आते हैं। पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 आपको कथन दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा कारण है, इस पे विचार करना है आपको। कथन यानी कि ए क्या बोल रहा है? डॉक्टर BR अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को, जिसको हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, इसको कहा है कि ये संविधान का हृदय और आत्मा है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बताया है। किसको? आर्टिकल 32 को, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के राइट को किसने बताया? अंबेडकर साहब ने। इसको बोला ये कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है, हृदय और आत्मा है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इसके पीछे रीजन या दूसरा स्टेटमेंट कारण के रूप में क्या दिया हुआ है? कारण के रूप में, रीजन के रूप में जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है वो कहता है क्योंकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध प्रभावी उपचार की व्यवस्था करता है। बिकॉज आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स फॉर द इफेक्टिव रेमेडीज अगेंस्ट वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और ये मतलब, इसका मतलब ये है कि अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को इसलिए हृदय और आत्मा कहा क्योंकि ये जो अनुच्छेद 32 है ये मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, उनके उल्लंघन से बचाता है नागरिकों को, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई। BR अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को बताया कि ये हार्ट एंड सोल है, और क्यों कहा? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से प्रोटेक्शन देता है हमको। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आपको 4 ऑप्शंस क्या है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, जो कोड दिया हुआ है उससे चुनिए। ए क्या कहता है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। यानी दोनों कथन तो दोनों ही सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर जो है ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ए ये कहता है। बी क्या कहता है? ए गलत है परंतु आर सही है, मतलब ए गलत है, आर सही है। तीसरा क्या कहता है? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। और डी क्या बोलता है? ए और आर दोनों गलत है। अब
अपन करते हैं इसमें एलिमिनेशन। पहले डी को एलिमिनेट करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, ये दोनों को ही गलत बता रहा है, जबकि दोनों ही ऑप्शन सही है। कम से कम पहला तो आप देख के बोल ही सकते हो कि सही है, तो इसको तो खत्म ही कर दो, ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों को गलत बता रहा है। जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने पब्लिकली ये कहा था कि मेरे से अगर पूछा जाए, अगर मुझसे आप पूछो कि सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है इतने बड़े संविधान में, तो मैं कहूंगा कि अनुच्छेद 32 है। मेरे हिसाब से ये संविधान का हृदय और आत्मा है, ये बाबा साहब ने कहा है, उनका स्टेटमेंट है। तो ये तो ऑप्शन डी आपका गलत हो गया, क्योंकि ए तो सही है ही, उन्होंने कहा ही है ये बात, और इसी के साथ आपका बी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये भी ए को गलत बता रहा है। तो बी और डी दोनों ए को गलत बता रहे हैं, जबकि ये कथन सही है हमारा, इसलिए दोनों बाहर निकाल दो, खत्म करो इनको। अब बचा ए और सी। ए और सी जो है उनमें एक चीज तो कॉमन है कि ये दोनों कथनों को सही बता रहे हैं। ए भी कह रहा है कि ए और आर दोनों ही सही है, और बी भी, ये सी भी कह रहा है कि ए और आर दोनों ही सही है। मतलब आर सही है या नहीं अब आपका लोड नहीं है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन जो बचे हैं वो आर को सही मान रहे हैं, तो वो हो ना हो अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, मतलब फॉर द टाइम बीइंग। तो ये दोनों में ये चीज तो कॉमन है कि दोनों ही ए और आर को सही बता रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों ही सही होंगे ही, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ए बोल रहा है कि आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, और सी बोल रहा है कि आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, सी फॉर कैलकाटा, दैट इज आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है, सी इसका सही आंसर है। भाई इसीलिए तो बाबा साहब ने बोला कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके अधिकारों को बचाता है, और देश में अधिकारी तो सबसे जरूरी है, अधिकारी नहीं होगा तो क्या मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं। भाई संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है कि हर नागरिक को अधिकार मिले, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके मौलिक अधिकारों के तहत। सबसे महत्वपूर्ण तो वही चीज है ना, और अगर वही नहीं होंगे तो फिर ये व्यवस्था किस काम की, राष्ट्रपति किस काम का, संसद किस काम की, सरकार किस काम की, जब नागरिकों का ही भला नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इसको इसलिए बोला है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक सेफगार्ड कर देता है, पुख्ता कर देता है। तो दोनों सही है, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है, आर ए का एकदम सही एक्सप्लेनेशन है, तो सी सही आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अब ये बताने में मेरे को समय लग गया, आपको समझाने में, वहां आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा, क्योंकि आई एम एक्सप्लेनिंग द होल थिंग, तो इसलिए इसको थोड़ा समय लगा, वहां तो आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है, अनन्य मतलब जो लोकसभा के ही पास तो शक्ति है और किसी के पास नहीं है, इसको बोलते हैं अनन्य शक्ति। अनन्य का मतलब होता है एक्सक्लूसिव पावर, जो उसी के पास है और किसी के पास नहीं है, अन्य के पास नहीं है। अनन्य का मतलब होता है जो अन्य के पास नहीं है, केवल इसी के पास है। क्या है, देखो लोकसभा के पास कौन सी ऐसी शक्ति है जो और किसी के पास नहीं है। पहला, आपातकाल की उद्घोषणा की पुष्टि करना, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। दूसरा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और तीसरा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर चुनना है कि 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 3 सही है, केवल 3 सही है। तो इसको अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये यूपीएससी का सवाल है 2022 का, 2022 में यूपीएससी के प्रीलिम्स का सवाल है। ये यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2022 में आया था। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है भाई लोकसभा के बारे में, कि आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना। ये लोकसभा के पास अनन्य रूप से यह अधिकार नहीं है, राज्यसभा भी इसमें शामिल होती है। तो ये केवल लोकसभा के पास नहीं है, राज्यसभा भी इसमें शामिल होती है, संसद से उसकी रेटिफिकेशन लेनी पड़ती है। तो ये तो इसके पास है ही नहीं शक्ति, बात खत्म। मतलब है तो सही, पर केवल इसके पास नहीं है, राज्यसभा के पास भी है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये भी राज्यसभा लोकसभा दोनों में चलता है ना। ये भी लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है, इसमें संसद के दोनों सदन इन्वॉल्व होते हैं जब इंपीचमेंट होता है। हालांकि हमारे यहाँ तो बहुत अधिक इंपीचमेंट चला ही नहीं है, लेकिन इंपीचमेंट अगर चलता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होती है, तो केवल लोकसभा के पास ही शक्ति नहीं है। अब बचा दूसरा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करना, ये सही है, ये केवल लोकसभा कर सकती है, क्योंकि लोकसभा के प्रति ही मंत्रिपरिषद रिस्पॉन्सिबल है। अभी हमने देखा मंत्रिपरिषद की जो सामूहिक जिम्मेदारी है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मंत्रिपरिषद की है वो केवल लोकसभा के प्रति है, राज्यसभा के प्रति नहीं। इसलिए लोकसभा ही मंत्रिपरिषद को हटा सकती है अविश्वास प्रस्ताव लाके। जिस क्षण, जिस पल, जिस मोमेंट मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देती है, बहुमत खो देती है, गिर जाती है, इस तरीके से। तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास भी नहीं है, किसी और
बंदे या संस्था के पास है ही नहीं, केवल लोकसभा के पास है। तो इसमें सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका? कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा गलत है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? केवल 2, बी। सही उत्तर है आपका बी, 2 ओनली। आप एलिमिनेट भी कर सकते हो जो आपको समझ पड़े कि भाई तीसरा तो गलत है ही, तो जहां तीसरा आ रहा है उसको बाहर निकाल दो। पहला तो गलत है ही, जहां पहला आ रहा है उसको बाहर निकाल दो। जो बच गया वो आपका उत्तर। गलत को निकाल दो तो सही पे आप अपने आप पहुंच जाएंगे। सेकंड जो है वो सही है, मतलब सेकंड का मतलब बी वाला जो है वो सही है आपका। बी में ही है ना सेकंड? हाँ ठीक है ना, बी में, बी वाला जो है आपका सही है, बी यानी केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं। 2-3 प्रश्न और 2 प्रश्न और बचे, उनको अपन और देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? भाग 4 में आपको बता चुका हूं, डीपीएसपी से संबंधित है इनका। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, दैट इज राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 to 51। उनके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन से स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। मोर, इट कैन बी मोर देन वन। यहां अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, दे शैल बी इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट्स, पहला जो लिखा है वो। दूसरा, यह किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। तीसरा, इस भाग में निर्धारित सिद्धांत राज्य द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालना चाहिए, डालेंगे। द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू बी इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको बताना है, सही वाले बताने। देखिए, डीपीएसपी के बारे में सबसे मुख्य बात जो हम जानते हैं वो यही है कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, कोर्ट में आप क्लेम नहीं कर सकते, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अगर आपको नहीं उपलब्ध हो रहे, नहीं मिल रहे, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन डीपीएसपी के मामले में इसका एकदम उल्टा है। अगर डीपीएसपी आपको बहाल नहीं हो रहे, सरकार डीपीएसपी का पालन नहीं कर रही या राज्य उसका पालन नहीं कर रहा, उनकी उपलब्धि नहीं हो रही है, तो आप कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते गारंटी की तरह। यह आर्टिकल 37 में बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा है, अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 में एकदम आर्टिकुलेट मैनर में लिखा हुआ है कि ये इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट और इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होंगे डीपीएसपी। सरकार कोशिश करेगी कि इनका पालन करे, आपको मिले, पर नहीं भी मिल रहे तो वहां आप लेके मत पहुंच जाओ गारंटी, ऐसा। तो ये बात जो है ये सही है कि ये अदालतों द्वारा प्रवर्तित नहीं होंगे। इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 37 से दोनों आपको क्लियर हो गए, अनुच्छेद 37 से पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट सही। अब तीसरे पे आ जाते हैं। इस भाग में निर्धारित सिद्धांत राज्य द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालेंगे। हाँ, ये अनुच्छेद 37 में ये बात लिखी है, सेम अनुच्छेद में ये भी लिखा है कि ये प्रवर्तनीय तो नहीं होंगे, किंतु फिर भी राज्य अपने क्रियाकलापों, अपने कर्तव्यों के पालन में इनका ध्यान रखेगा। बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 37 में ही ये बात लिखी हुई है कि ये भले ही प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सिएबल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके स्टेट, राज्य अपने कर्तव्यों के, दायित्वों के निर्वहन में इनका ध्यान रखेगा, इनको लागू करने का प्रयास करेगा। तो ये सही है, यह अनुच्छेद 37 से ही सही है। तो इसका मतलब है कि दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। तो सही आंसर क्या हो गया आपका? डी, केवल 2 और 3, 2 और 3 सही है। ऐसे एलिमिनेट करने। अब देखो भाई, इसमें ए तो पहला गलत है, तो जो ऑप्शन में पहला है उसको निकाल दो। ए हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, क्योंकि पहला तो गलत है ही। अब बचे 2, उसमें तीसरा पढ़ लो, तीसरा आपको समझ में आना चाहिए। आर्टिकल 37 में दोनों एक ही अनुच्छेद से पूरा प्रश्न हल हो गया। अनुच्छेद 37, दोनों बातें अनुच्छेद 37 में लिखी है कि इन्फोर्सिबल नहीं है, बट फिर भी इसका ध्यान राज्य रखेगा विधि बनाते समय, अपना कर्तव्य निभाते समय। ठीक है ना? तो 2 और 3 करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद के संदर्भ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का अंतिम प्रश्न, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है बट नॉट द लीस्ट। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे। इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, देखो। एक निजी सदस्य विधेयक एक संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला विधेयक है जो निर्वाचित नहीं होता है, प्राइवेट मेंबर बिल की बात हो रही है, बल्कि केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है। और दूसरा क्या है, हाल ही में भारत की संसद में इतिहास में पहली बार कोई प्राइवेट बिल पास हुआ है, पारित हुआ है। संसद के संदर्भ में प्राइवेट बिल की चर्चा है ये बेसिकली। दोनों ही कथन प्राइवेट बिल के मामले में है, जिसको प्राइवेट मेंबर्स बिल भी बोलते हैं।
प्राइवेट सदस्य बिल या निजी सदस्य विधेयक बोलते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो संसद के अंदर प्राइवेट मेंबर्स बिल की चर्चा कर रहे हैं, प्राइवेट बिल के बारे में बात कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज कंप्लीटली अनट्रू, गलत है ये। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा सांसद जो मंत्री नहीं है और वो जो बिल रखता है उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, ना कि नॉमिनेटेड वाला। नॉमिनेटेड का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी ऐसा सांसद जो केवल सांसद है, मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, वो जो बिल इंट्रोड्यूस करता है, सदन के पटल पे रखता है, तो उसको प्राइवेट मेंबर्स बिल बोलते हैं। ऐसा इसका संबंध नॉमिनेटेड या इलेक्टेड मेंबर्स के साथ नहीं है। नॉमिनेटेड इलेक्टेड से इसका कोई लेना देना नहीं है। मंत्री परिषद के सदस्यों के अलावा जो सांसद होते हैं, जो सांसद है लेकिन मंत्री नहीं है, किसी भी मंत्री पद पे नहीं है, मंत्री परिषद में है ही नहीं, अगर वो कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं या बिल रखते हैं तो उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं। ये सदस्य सत्ताधारी दल के भी हो सकते हैं और विपक्ष के भी हो सकते हैं। सत्ताधारी दल के भी हो सकते हैं क्योंकि वो मंत्री नहीं है, केवल सांसद है। जैसे बीजेपी का एक सांसद है लेकिन वो मंत्री नहीं है, वो भी अगर बिल रखेगा तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल ही बोलते हैं। मंत्रियों के अलावा जो भी सदस्य हो, चाहे वो अपोजिशन के हो चाहे रूलिंग पार्टी के हो। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, खत्म हो गया इसका काम। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अभी एक प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है। इतिहास ये है हमारा कि हमारी संसद में आज तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल कभी पारित हुआ ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हाल ही में भारत की संसद में इतिहास में पहली बार कोई प्राइवेट बिल पास हुआ, गलत स्टेटमेंट है। हमारे आज तक के 75-80 साल का हमारा संसदीय इतिहास है, 75 साल का लगभग, उस लगभग बोल रहा हूं, उसमें आज तक एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ। आते जरूर है, शशि थरूर हर बार प्राइवेट मेंबर बिल लेके आते हैं। शशि थरूर के तो अभी मैंने रिसेंटली देखा कि वो कितनी बार प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पास नहीं होता कभी। इंट्रोड्यूस बहुत बार हुआ है लेकिन पारित कभी नहीं हुआ। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो क्या आंसर सही होगा आपका? ना तो एक ना ही ना दो, ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही गलत है। नाइदर वन नॉर टू, कोई भी सही नहीं है। पूछा है कौन से सही है, तो दोनों ही सही नहीं है। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। नाइदर वन नॉर टू, दोनों ही सही नहीं है, दोनों गलत है। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका डी। इस तरीके से आपको एमसीक्यूज बढ़िया और शानदार तरीके से करना है। तो आज का ये जो सेशन है मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। समाप्त का मतलब सेशन समाप्त कर रहा हूं। एमसीक्यूज तो आपके लिए लगातार आते रहेंगे, बल्क में भिड़ भिड़ के आते रहेंगे, तो आपको इसी तरह से जुड़े रहना है। और हमारा टारगेट ये है कि आपको जितने हम करवा सके, अभी तो मैं 1500 की बात कर रहा हूं, पर मैं 1500 को अपर कैप मान के नहीं चल रहा हूं। मैं जितने आपको हम लोग करवा पाएंगे उतने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इस प्लेटफॉर्म से करवाएंगे। और खाना पूर्ति वाली नहीं कि भाई यहाँ टिप दिए बता दिए, ऐसा खाना पूर्ति वाला काम नहीं है। बहुत ही बढ़िया तरीके से एमसीक्यूज एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिजाइन किए जा रहे हैं दिन रात आपके लिए। साथ ही साथ उन पर डिस्कशन भी हो रहा है, ताकि आपको केवल ऐसा नहीं कि बांट दिया जाए कथा की तरह, आपको उसके अंदर की चीज भी समझ में आए, तत्व मिले उससे, कुछ उससे जुड़ी 10 बातें पता चले, एलिमिनेशन पता चले, तो मतलब है पढ़ने का। ठीक है ना? तो इसीलिए आप इस तरीके से आगे भी क्लासेस में जुड़े रहिए। बढ़िया तरीके से हम एमसीक्यूज इसी तरह से आपको आगे करवाते रहेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वी शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू गेट यू पास्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट? सो ऑन दिस नोट अब मैं आज के सेशन को खत्म करता हूं। अगले सेशन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी बहुत सारे एमसीक्यूज को लेकर के। थैंक यू वेरी मच।